इस स्लाइड पर अभी कुछ नहीं है।
अब इंटरमीडिएट साइकिल्स को चलाने के बाद होगा क्या, विद एवरी साइकिल हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज होती जा रही होगी और द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट आर डिस्कवरिंग फॉल्ट्स ऐसे कम से कम होते जा रहे होंगे और नंबर ऑफ रिपोर्टेड डिफेक्ट्स भी डिक्रीज हो रहे होंगे। अब होगा क्या, अब जहरी बात है हमने क्लोज करना है टेस्टिंग के प्रोसेस को, तो एक जो आखिरी साइकिल है वो भी चलाया जाएगा। फाइनल साइकिल में हमारी हाई प्रायोरिटी बिल्कुल वैसे ही असाइन होगी जैसे हम इंटरमीडिएट साइकिल्स में असाइन करते आ रहे हैं। लो प्रायोरिटी अब क्या हो गई है कि लो प्रायोरिटी उन टेस्ट केसेस की हो गई है जो हम इससे पहले मीडियम प्रायोरिटी पर रख रहे थे, या मे बी इस तरह की सिचुएशन में जो पिछले साइकिल में मीडियम प्रायोरिटी पर रखते हुए हम आ रहे हैं कि ऐसे टेस्ट केसेस जिनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस ऑब्जेक्टिव्स तो हैं, लेकिन वो शायद किसी हद तक कवर हो चुके हैं वो ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे टेस्ट केसेस की भी प्रायोरिटी लो है, यानी अगर वक्त नहीं होगा तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हमारा फोकस ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस पे रहेगा। तो इस तरह से प्रायोरिटाइजेशन करके अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम मेच्योर बिल्ड की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा सिस्टम मेच्योर होता जा रहा है, हम नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड टेस्ट उसके ऊपर रिड्यूस करते जा रहे हैं। इस तरह से हम अपनी टेस्टिंग एफर्ट बचाते जा रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे कि जी द कंप्लीट सेट टी इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। वो जो उसकी एफर्ट थी वो हमने काफ़ी हद तक बचा ली। अब अगर हमने एक टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप करना है, एक सारे टेस्ट एग्जीक्यूट करने हैं, उनका ट्रैक रखना है, उनको स्केड्यूल करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारे काम करने हैं। तो इतने सारे काम एफिशिएंट तरीके से करने का तो करना है अगर, तो फिर तो हमें चाहिए कि हम टेस्ट ऑटोमेशन की तरफ मूव करें। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अगर टेस्ट ऑटोमेशन की तरफ मूव कर लिया है तो ये सारे के सारे काम बड़े अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिवली परफॉर्म करवा सकती है। कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं राइट साइड पर टेस्ट ऑटोमेशन के। इसकी वजह से टेस्ट इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ऐसे टेस्ट केसेस जो कि रूटीन टेस्ट केसेस थे, बोरिंग टेस्ट केसेस थे, अब वो बार बार उसको अगर एग्जीक्यूट करने पड़े वो टेस्ट इंजीनियर को, तो वो क्या प्रोडक्टिविटी। उससे अच्छा ये है कि हम इस तरह के रूटीन मंडेन टास्क जो हैं वो हम ऑटोमेट कर दें और टेस्ट इंजीनियर ज़्यादा क्रिएटिव एस्पेक्ट देखना शुरू करें कि कब मैंने किस तरह से मैं टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, या कौन कौन से मज़ीद टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत है, किन चेंजेस के बाद मज़ीद टेस्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह ही काम कर सकता है। हमारे सिस्टम टेस्ट ऑटोमेशन से और भी बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं हमें कि हम टेस्ट इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब टेस्ट ऑटोमेशन में अगर जाने का डिसीजन कर लिया है तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स भी होंगे। सबसे पहला प्री रिक्विजिट, जैसे हम सिस्टम टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले प्री रिक्विजिट कह रहे थे, ऑटोमेशन से पहले भी वही एग्जीक्यूशन वही हमारा प्री रिक्विजिट चाहिए होगा कि द सिस्टम इज़ स्टेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन चलती है और साथ ही क्रैश कर जाती है। ऐसी सिचुएशंस होंगी तो हम टेस्ट ऑटोमेशन नहीं कर सकेंगे। और फंक्शनलिटीज ऑफ द सिस्टम आर वेल डिफाइंड, क्योंकि अब इंसान तो नहीं है जो ये सारे काम कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा कि जी अच्छा ये एक्सपेक्टेड आउटपुट किस तरह की है या एक्सपेक्टेड बिहेवियर किस तरह की चीज़ लग रही है सिस्टम बिहेवियर या नहीं। यहाँ पर तो मशीन ने काम करने हैं, तो मशीन के काम करने के लिए हमें फंक्शनलिटीज़ बड़ी वेल डिफाइंड चाहिए होगी ताकि हम उसकी बेस पे मशीन को बता सकें कि ये चीज़ सही है या गलत है। सॉरी, मशीन उसकी बेस पे हमें बता सके कि ये चीज़ सही चली है या गलत चली है। टेस्ट केसेस भी अनएम्बिगुअस होने चाहिए। टेस्ट टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी इन प्लेस एंड एडिकेट बजट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। अगर सॉफ्टवेयर टूल्स सही तरह से, यानी उनके कुछ ऐसे वर्जन हैं जो कि प्रॉपर वर्जन्स नहीं हैं, तो शायद हमें फुल कैपेबिलिटी ना मिले जो सॉफ्टवेयर टूल अलाउ करता है वो सब कुछ हम ना कर सकें। तो इसलिए ये एक ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन इसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी चाहिए। टेस्ट ऑटोमेशन की तरफ मूव करना है तो हमें टूल्स देखने पड़ेंगे कि वो कौन से हैं, उनमें से किस टूल को चूज़ किया जाए एंड सो ऑन। तो उसके लिए एक टूल सिलेक्शन क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। इस क्राइटेरिया में हमें यहाँ पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिन पॉइंट्स को देखा जाना चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल ये टूल जो है ये हमें टेस्ट डेवलपमेंट में कितनी कैपेबिलिटी या कितनी ईज़ प्रोवाइड करता है। अगर इसमें टेस्ट बनाना मुश्किल है तो हम ऐसे टूल को चूज़ शायद नहीं करेंगे। अगर किसी में टेस्ट केस लिखना आसान है, उसमें टेस्ट केस बनाना आसान है,
तो फिर हम वैसा ऐसा टूल चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से टेस्ट एग्जीक्यूशन कितनी आसान है कितनी मुश्किल है किसी टेस्ट केस के किसी टूल के अंदर। आइडियली एन ऑटोमेशन टूल शुड अलाउ कि टेस्ट केसेस में वो इंडिविजुअली भी एग्जीक्यूट हो सकें और एज ए ग्रुप भी एग्जीक्यूट हो सकें, और उसका सीक्वेंस भी इस्टेब्लिश किया जा सके कि सीक्वेंस में टेस्ट केसेस में एग्जीक्यूट होना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद हम किसी टूल को चूज़ करते हैं। वेंडर क्वालिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ना हो कि हमने ऐसा टूल उठा लिया जो कोई वेल नोन डेवलपर्स की तरफ से नहीं बना हुआ था, वेल नोन वेंडर ने वो रिलीज़ नहीं किया हुआ, तो अब उस टूल के अपने भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए टूल इवेल्यूशन करते हुए हमें देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और वो कितना अफोर्डेबल है हमारे लिए, प्राइसिंग की जो चीज़ है ये भी देखनी चाहिए। तो ये तमाम के तमाम जो क्राइटेरिया है ये आपको किताब में नज़र आ सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बता दूं कि क्राइटेरिया देखे जाते हैं और इनको इन क्राइटेरिया को देखने के बाद हम टूल सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर टेस्ट केस को ही अपने ऑटोमेशन टेस्ट सेट में डाल लेंगे। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, इनको फॉलो करने से हमें पता चल सकता है कि ये एक पर्टिकुलर टेस्ट केस हमारे ऑटोमेशन सेट में आएगा या नहीं आएगा। गाइडलाइंस हमें नज़र आ रही हैं कि ऐसे टेस्ट केस जो कि लेस वॉलेटाइल हों उनको डालना चाहिए हमें टेस्ट ऑटोमेशन सेट के अंदर। जिन टेस्ट केसेस को बार बार चेंज करना पड़ रहा हो, मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा मैंने टेस्ट केस चलाया और पता चला कि ये टेस्ट केस तो ऐसा है जिसका पास फेल क्राइटेरिया आफ्टर द चेंज इन कोड विल ऑल्सो चेंज, यानी हमने कोड चेंज किया तो इस टेस्ट केस का भी कुछ हिस्सा चेंज हो गया, कोई नया कोड में नया पैरामीटर ऐड हो गया, इसकी वजह से टेस्ट केस की इनपुट भी बदल जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह के टेस्ट केसेस अगर वॉलेटाइल टेस्ट केसेस हैं हमारे पास तो उनको ऑटोमेशन में डालने का फ़ायदा कोई नहीं है। हम हर मरतबा हम एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे इस टेस्ट केस को चेंज करने की भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑटोमेशन की तरफ ऑटोमेशन के सेट में वो टेस्ट केसेस डालने चाहिए जिनको डालने से हमें क्लियर नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या हमें कोई टाइम का बेनिफिट होगा, यानी अपना टाइम बचा सकते हैं या कुछ एक्सपेंस बचा सकते हैं जो मैनुअल एग्जीक्यूशन में होना था। मैनुअल एग्जीक्यूशन में किस तरह का एक्सपेंस होना था? एक हमने रिसोर्स लगा के रखा हुआ है जो इस तरह के टेस्ट केसेस रूटीन टेस्ट केसेस रिपीट करता जा रहा है। उससे अच्छा है कि हम एक टूल को इस्तेमाल करें जो ये काम ज़्यादा बेहतर रिपीट करने वाला काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। रिपीटेबिलिटी भी देखनी चाहिए। रिपीटेबिलिटी देखने से क्या हो रहा है? रिपीटेबिलिटी देखने से मुराद है कि हम वो टेस्ट केसेस ऑटोमेशन सेट में रखेंगे जिन्होंने बार बार एग्जीक्यूट होना है। अगर किसी टेस्ट केस की एग्जीक्यूशन हमें लग रहा है कि बहुत कम मरतबा होगी, एक आध मरतबा होगी, तो ऐसे टेस्ट केस को ऑटोमेशन सेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। हाई रिस्क टेस्ट केसेस ऐसे टेस्ट केसेस जिन्होंने बार बार एग्जीक्यूट होना है, हर दफ़ा एग्जीक्यूट होना है जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो ऐसे टेस्ट केसेस जो सिस्टम की क्रिटिकल चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं या इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। और इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनको इग्नोर करना जो वो रिस्की पार्ट होगा। तो ऐसे टेस्ट केसेस को हमें ऑटोमेशन की तरफ ज़रूर लेकर जाना चाहिए, ऑटोमेशन सेट में ज़रूर डाल देना चाहिए। तो बाकी भी हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे टेस्ट केसेस जो इजी हों ऑटोमेट करना या मैनुअली उनको एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट नज़र आ रहा हो, बोरिंग या टाइम कंज्यूमिंग हो, या आप किताब से इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। वंस वी हैव सेलेक्टेड अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस फॉर ऑटोमेशन, तो हमें उन टेस्ट केसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंटेन करनी होती हैं, देखनी होती हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स वो पूरी कर रहे हैं। एक अच्छा ऑटोमेशन टेस्ट केस जो होगा वो सिंपल होगा, मॉड्यूलर होगा, रीयूजेबल होगा एंड सो ऑन। इन सब की डिटेल्स आप किताब में आराम से देख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप किताब में से सब चीज़ें एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू कर लें। मसलन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रीयूजेबल को, कि रीयूजेबल टेस्ट केस कौन से होंगे। ऐसे टेस्ट केसेस जिन्होंने वेरिएबल्स को हार्ड कोड नहीं किया हुआ होगा, वो वेरिएबल्स जो टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल होंगे वो हार्ड कोड नहीं हुए होंगे। हो सकता है किसी कन्फिगरेशन फाइल से उठाए जा रहे हों, उनकी वैल्यूज़ कन्फिगरेशन फाइल से उठाई जा रही हों, इनपुट वैल्यूज़ किसी फाइल से उठाई जा रही हों, तो उस तरह के टेस्ट केस रीयूजेबल टेस्ट केस हैं। वो एक सेट ऑफ इनपुट एक फाइल से दूसरी फाइल के थ्रू दिया जाएगा, तो वो टेस्ट केस सभी भी एग्जीक्यूट हो सकेंगे। सिमिलरली वो टेस्ट केस सिंपल हों,
इसका मतलब है कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है ना हर टेस्ट केस का वो एक ऑब्जेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि एक टेस्ट केस 5-6 ऑब्जेक्टिव्स पूरी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा टेस्ट केस सिंपल नहीं कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स टेस्ट केस होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटोमेटेड टेस्ट शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड। अब ये जो हमारे टेस्ट केसेस होंगे जो हमने ऑटोमेशन सेट में डालें, दे शुड बी एबल टू कैप्चर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम अंडर टेस्ट। ऐसा ना हो कि उनके अंदर वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी ना हो। एंड दे शुड बी एबल टू डिटर्मिन द वर्डिक्ट कि ऑल राइट सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो सही रिस्पॉन्स है, गलत रिस्पॉन्स है। उसके अलावा ये लॉगिंग भी करते हों, होती है उनके अगेंस्ट। और उसके बाद एक इन्होंने जो वेरिएबल्स इस दौरान क्रिएट किए हैं उसको क्लीन अप भी कर सकते हो। जो जो डेटा क्रिएट किया है उसका क्लीन अप भी इनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये जो ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस का स्ट्रक्चर है ये भी आप किताब से ज़रा सा डिटेल में देख सकते हैं।